दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो स्पेशली गुजरात की बात करें तो चर्चा में है। आम आदमी पार्टी ने जब गुजरात में अपना पांव जमाने की कोशिश की 2022 के चुनाव से पहले, तो उसका जो उसके 3 बड़े महत्वपूर्ण हथियार थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति रीति और कार्य प्रणाली पर आघात करने के लिए, उनमें से एक था शिक्षा व्यवस्था वाला मामला। सरकारी स्कूलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया और उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बुरी तरह से घेरा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जब ये इस साल से बजट जब पेश हुआ गुजरात सरकार का, तो उन्होंने पिछले साल के मुकाबले बजट में बढ़ोतरी कर दी। कुछ 4-4.5 या 6,000 करोड़ के आसपास का इजाफा कर दिया और उसकी प्रसिद्धि करने के लिए फिर पूरे गुजरात में जगह जगह हर रोड पर, हर चौराहे पर आप जाएंगे तो आपको उसके बैनर, पोस्टर वगैरह सब मिलेंगे, जो कि बहुत महंगे महंगे होते हैं। इसके अलावा टेलीविजन चैनल पर जो है आपको उसकी एड वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी, जो भी एक कॉस्ट उसमें पड़ती है, बैठती है। इसके बावजूद भी जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाए संसद में, तो केंद्र सरकार जो है गुजरात की शिक्षा नीति को लेकर और शिक्षा की स्थिति को लेकर, उसकी तबीयत, उसके स्वास्थ्य को लेकर जो बात करती है, जो जवाब देती है केंद्र सरकार, वो फिर गुजरात सरकार के जो भी दावे हैं उन दावों में पंक्चर कर देती है। जैसे वो होता है ना, वो हवाई वो जो गुब्बारा होता है और फुला हुआ होता है तो लगता है बहुत बड़ा है, और पंक्चर हो जाए तो वो एक बड़ी आवाज के साथ जो है फूट जाता है। तो ये हुआ है। कांग्रेस ने इस पर बहुत एक एग्रेसिव स्टेप लिया, एक पत्रकार वार्ता कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और 2 मुद्दे हैं इसमें कि एक तो वो ज्ञान सेतु वाला एक मामला है गुजरात में। सरकारी स्कूल्स जो हैं वो बंद हो रही है, मर्ज हो रही है, फिर मर्ज होने के बाद बंद भी हो रही है, और दूसरी ओर जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर से निजीकरण का एक नया रूप सामने आया है कि निजी शिक्षा संस्थानों को ये कहा जा रहा है कि आप गरीब बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाइए, हम आपको उसके लिए अनुदान देंगे। ये मुद्दे पर जो है सबसे पहले सुनिए कि कांग्रेस ने क्या कहा। ये गुजराती में बोलेंगे मनीष दोशी हैं, मुख्य प्रवक्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के। मैं उसका जो है जितना सार आपको हिंदी में समझाना होगा मैं जरूर आपको उसके बाद बता दूंगा। तो पहले ये सुन लीजिए कि ज्ञान सेतु वाले मामले में कांग्रेस जो है क्या कह रही है। गुजरात में सरकारी शालाओं ने ग्रांटेड शालाओं माળખું तोड़ी नाखू, ग्रांटेड शालाओं ने ग्रांट न आपीने વધુ શાળાઓ કેમ બંધ થાય, એના વર્ગો કેવી રીતે બંધ થાય, એ ભાજપા સરકારની નીતિ રહી છે। સરકાર શિક્ષણના ખર્ચને એના માટે થતા નાણાકીય ફાળવણીને નોન પ્રોડક્ટિવ એક્સપેન્સ ગણે છે, એટલે કે બિન ઉત્પાદકીય ખર્ચ ગણે છે। આ ગાંધી સરદારના ગુજરાત માટે નાનુભાઈ ભટ્ટ અને ગીજુભાઈ બધેકા જેવા શિક્ષણ જગતના જે મહારથીઓ ગુજરાતે આપ્યા છે, એ ગુજરાત માટે આ સૌથી મોટી શરમજનક ઘટના કહેવાય। કારણ કે શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ છે થાય, એ શિક્ષણનો ખર્ચ એ ઉત્પાદકીય ખર્ચ છે। જે રીતે સરકારે સરકારી શાળાઓને તાળા મારીને ખાનગી શાળાઓનો રાફડાને મજબૂત કેમ કરવો, એની માટે સરકાર એક યોજના લાવી। આ યોજના સંપૂર્ણપણે શિક્ષણના અધિકારના નિયમનું સદંતર ઉલ્લંઘન છે, કાયદાનું। એટલે કે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનની જે કાયદો છે એનું સદંતર ઉલ્લંઘન છે આ। કારણ કે આ ડે સ્કૂલ, જ્ઞાન સેતુ અને અન્ય જ્ઞાન શક્તિ સ્કૂલો, એમાં પરીક્ષા લઈને વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવાના। 2 લાખ વિદ્યાર્થીઓને કરવાનું સરકારે યોજનામાં જાહેરાત કર્યું પસંદ કરવાનું, તો બાકીના 67 લાખ વિદ્યાર્થીઓનો એવરેજ આપણે ગણીએ સામાન્ય રીતે, તો 65 લાખ બાળકો સાથે સરકાર કેમ ભેદભાવ કરી રહી છે? આ જે સરકારે પોતે જ જાહેરાત કરી છે કે અમે શ્રેષ્ઠ છોકરાઓને, મેરિટવાળા છોકરાઓને આગળ લઈશું, એનો મતલબ સરકાર સ્વીકારે છે કે 65 લાખ બાળકોને સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણ આપવામાં ગુજરાતની ભાજપની ભ્રષ્ટ સરકાર સદંતર નિષ્ફળ ગઈ છે। સરકાર પોતાની યોજનાથી જ એ કબૂલાત કરે છે। નંબર 2, આ યોજનાથી રાજ્યની સરકારી શાળાઓ
અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓનો સંપૂર્ણપણે મૃત્યુઘંટ વાગી જશે. સરકાર શૈક્ષણિક વ્યવસ્થામાં જો સરકારની નીતિને નિયત સાફ હોય તો શિક્ષણ વ્યવસ્થા સુધારવા માટે સરકારે સરકારી ને ગ્રાન્ટેડ માળખાનું મજબૂતીકરણ કરવું જોઈએ. પણ કમનસીબે છેલ્લા 10 વર્ષમાં સરકાર જાણી જોઈને સરકારી વ્યવસ્થાને છીનભીન કરી રહી છે. સરકારી શિક્ષકોને શિક્ષણ સિવાયના મોટાભાગના કામ સોંપીને શિક્ષણની ગુણવત્તા ઉપર મોટો ઘા કર્યો છે. અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને સમયસર ગ્રાન્ટ ન આપીને નવા પરિપત્રો કરીને ગુજરાતની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને બંધ કરવાનું પાપ પણ આ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર કરી રહી છે. ત્યારે આ જ્ઞાન સેતુ, જ્ઞાન શક્તિ, ડે સ્કૂલો એ બધા રૂપાળા નામ હકીકતમાં ભાજપ સરકાર શિક્ષણનું વેપારીકરણ કરીને બજારના હવાલે કરવા માગે છે અને ગરીબ, સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના બાળકોને શિક્ષણના અધિકારથી વંચિત રાખવા માટેનું સુનિયોજિત કાવતરું કરી રહી છે. કોંગ્રેસ પક્ષ આ સમગ્ર બાબતે બહુ ગંભીરતાથી ભાજપની સરકારને ચેતવણી આપે છે કે આ યોજનાઓના નામે તમારા ઓળખીતા પાળખીતા મળતિયાઓને કમાણીના ધંધાઓ ન ખોલાવો. શિક્ષણના વેપારીકરણ ઉપર રોક લગાવવા માટે સરકાર પોતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે અને ગુજરાતમાં સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાના માળખાને જે સરકારે પોતે જ તોડી નાખ્યું છે એને પુનઃજીવિત કરવા માટે સરકાર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે તો જ ગરીબ, સામાન્ય અને મધ્ય વર્ગના બાળકને શિક્ષણનો અધિકાર મળશે. मनीष जोशी साहब थे ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता. ये ज्ञान सेतु है क्या, मैं थोड़ा आपको बता दूं. मैं इसीलिए जो सीधा मैं जो सरकार की ओर से जो समाचार या जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बता रहा हूँ. ज्ञान सेतु है क्या जिसका ये विरोध कर रहे हैं. और साथ में उन्होंने ये भी कहा, मैं बता दूं कि बच्चे जो हैं गुजरात में कुछ 65 लाख के आसपास ऐसे बच्चे निकल के आते हैं. जो वो आंकड़ा वो साबित करता है कि ये बच्चे जो हैं उनका ठीक से शिक्षण अभी भी नहीं हो रहा है. और अब ज्ञान सेतु को लेकर मैं बता दूं आपको कि ये सरकार ने कहा कि इसको प्रोजेक्ट के तौर पर लिया, कहा कि ये डे स्कूल और रेसिडेंट स्कूल के स्वरूप में होगा और ये इसमें आपको प्रवेश कैसे मिलेगा विद्यार्थी को, तो उसकी एक परीक्षा ली जाएगी. वो परीक्षा में अगर वो बच्चा पास होता है तो उसको फिर वो ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट के तहत उस स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा और उसका सब खर्च जो है वो सरकार उठाएगी. और उसकी सीधी असर जो है फिर वो सरकार के द्वारा जो ग्रांट लेकर चलने वाली स्कूल है, जो सरकार से ग्रांट मिलती है उससे वो जो स्कूलें चलती हैं उन पर ये असर जो सीधी होने वाली है. उनको हो सकता है कि फिर अपने स्कूल जो है बंद करनी पड़े, क्योंकि वहाँ पे उनके वहाँ भी क्राइटेरिया होता है ना कि अगर एक हद क्राइटेरिया होता है उसके तहत अगर आप स्टूडेंट होते हैं तभी आपको वो ग्रांट मिलती है, अदरवाइज फिर आपको ग्रांट मिलना बंद हो जाती है. तो ये सबको डर लग रहा है और उसी को लेकर जो है लोगों ने एक बैठक भी रखी हुई है. तो ये सब जो है अब क्योंकि ग्रांटेड स्कूल और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार गुजरात में कम होती जा रही है और इसीलिए सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया जा रहा है. तो ये अब इसके जो है निजी स्कूल जो चलाने वाले संस्थान हैं उन सबको इसमें जो है अब मौका मिलेगा कि वो ऐसे बच्चों को पढ़ाए और पैसा जो है वो सरकार से ले. और मनीष जोशी का सबसे बड़ा आरोप इसमें ये है कि ये फिर से एक करप्शन का बहुत बड़ा एक ये जो प्रोजेक्ट है ये माध्यम बन जाएगा भ्रष्टाचार का, करप्शन का. क्योंकि फिर वही होगा कि अपने जान पहचान वाले या अपने जिनके साथ भी जो भी सेटिंग वगैरह हो गया होगा ऐसे ही लोगों को फिर ये ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट के तहत जो है आपको परमिशन दे देंगे, पैसा भी आप देंगे और बच्चों की परीक्षा लेके फिर अगर वो उसके लायक लगे तो वहां पे वो बच्चे पढ़ेंगे. मतलब कि वो पढ़े, गरीब के बच्चे वहां पढ़े, वो 65 लाख में से वो बच्चे वहां पढ़ पाएंगे क्या, इसका जवाब किसके पास नहीं है. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात जो है उन्होंने कही स्मार्ट स्कूल और ड्रॉप आउट रेशियो में गुजरात जो है अभी भी रिपोर्ट आई है कि 50% के अराउंड जो बच्चे हैं गुजरात के वो अपनी शिक्षा जो है वो पूरी नहीं कर रहे हैं, वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं. ये सब मुद्दों को लेकर एक और उन्होंने बात कही है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए. ગુજરાતનો તો એનાથી પણ અહેવાલ ચોંકાવનારો છે. ગુજરાતમાં 2021-2021માં 1815 સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ,
મંજૂર થયા, જેમાંથી માત્ર 420 સ્માર્ટ ક્લાસ બન્યા. 2021-22માં 4335 ક્લાસરૂમ, એમાંથી એક પણ ક્લાસરૂમ બન્યો નહીં. ગુજરાતમાં 22-23માં સરકારનો નિરાશાજનક કામગીરી, ગુજરાતની શિક્ષણ વિભાગની નિરાશાજનક કામગીરી, અને એના કારણે ગુજરાતને એક પણ રૂપિયો 22-23માં કેન્દ્ર સરકારે ફાળવ્યો નથી. એટલે કે ગુજરાતને આ ડબલ એન્જિનની સરકારે વધુ એક અન્યાય કર્યો અને ગુજરાતમાં 3 વર્ષમાં 6150 ક્લાસરૂમમાંથી માત્ર 420 ક્લાસરૂમ બન્યા છે, એવું ભારત સરકારે રાજ્યસભામાં સ્વીકાર્યું છે. ગુજરાતમાં 38,000 સરકારી શાળાઓમાંથી 25% શાળાઓને બંધ કરવા તરફ જઈ રહી છે. 5,612 સરકારી શાળાઓ કે જે ઓછી સંખ્યાના નામે મર્જ અથવા બંધ કરવા જઈ રહી છે સરકાર. આ એનું પાપ છે સરકારનું. 32,000 શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે. 1,657 શાળાઓ એવી છે માત્ર એક શિક્ષકથી ચાલી રહી છે. 14,562 શાળાઓ એવી છે એક વર્ગખંડમાં એક કરતાં વધુ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરવો પડે. ત્યારે મારી આપના માધ્યમથી માંગ છે કે સરકાર સ્માર્ટ ક્લાસરૂમના નામે ગુજરાતના શિક્ષણ વ્યવસ્થાને જે અન્યાય કરી રહી છે, ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે, એ સરકાર જાહેરાતોને બદલે જાહેર હિતમાં નાણાંનો ઉપયોગ કરે. કેન્દ્ર સરકારના નાણાં કેટલા આવ્યા અને એનો કેમ ઉપયોગ નથી થયો, અને 22-23માં કેમ એક પણ રૂપિયો આપણને નથી પાડ્યો, એનો જવાબ પણ શિક્ષણ વિભાગ આપે. અને ગુજરાતમાં સરકાર સ્માર્ટ ક્લાસરૂમને બદલે વાસ્તવિક રીતે શિક્ષક સાથેનો બ્લેકબોર્ડવાળી ક્લાસરૂમ પણ કાર્યરત કરે તો મને લાગે છે ગુજરાતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં પણ થોડો ફાયદો થશે. જે રીતનો તાજેતરનો ભારત સરકારનો બીજો એક અહેવાલ આવ્યો, જેમાં ગુજરાતમાં 50% જેટલા બાળકો શિક્ષણ છોડી રહ્યા છે, ડ્રોપ આઉટનો. આ પણ એક ચોંકાવનારો અહેવાલ છે. આ સમગ્ર દ્રષ્ટિએ જાણવા મળે છે કે ગુજરાતમાં ભાજપની ભ્રષ્ટ સરકારના કારણે છેલ્લા 27 વર્ષમાં ગુજરાત શિક્ષણ ક્ષેત્રે જે અગાઉ 9મા અને 10મા ક્રમાંકે સમગ્ર દેશમાં હતું, એ ગુજરાત આજે શિક્ષણમાં 19મા અને 21મા ક્રમાંકે ધકેલાઈ ગયું છે. ને એની માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો ગુજરાતની ભાજપ સરકારની નીતિ રીતિ, એની ભ્રષ્ટાચારી રીત રસમો અને જાહેરાતો કરવી પણ જાહેર હિત માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરવું, શિક્ષકો વિનાની શાળાઓના કારણે આજે ગુજરાત શિક્ષણમાં પાછળ ધકેલાયું છે. ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है. ये शक्ति सिंह गोहिल जो राज्यसभा से सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने जो सवाल पूछा था और जवाब जो सरकार ने दिया उसी का जिक्र करते हुए मनीष दोशी ये बात कर रहे थे. गुजराती में थी, मैं हिंदी में थोड़ा आपको बता दूं. अब बात यह है कि सरकार ने संसद में इस अपने जवाब में ये कबूल किया है कि अब ये तो स्मार्ट चीज बनाने की बात है ना, स्मार्ट स्कूलें होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होना चाहिए. तो कह रहे हैं कि पूरे देश में 82,120 स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो मंजूर हुए थे, उसमें से सिर्फ 18,783 जो है वो कार्यरत हुए. मतलब कि 20% के आसपास जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है. और एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने का जो खर्च होता है वो 2,40,000 रुपया होता है, और उसकी जो रिकरिंग ग्रांट होती है भाई वो जो है वो कम से कम 38,000 रुपये होती है, और 5 साल तक जो है उसको चुकाया जाता है. अब जब गुजरात की बात कर रहे हैं तो सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 2020-21 में 1,815 स्मार्ट क्लासेस जो है वो मंजूर हुए थे, उसमें से सिर्फ 420 कार्यरत हो चुके हैं, उतने ही हो पाए हैं. मतलब कि 23% ही इम्प्लीमेंटेशन हो पाया. और गुजरात के जो गरीब और सामान्य मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से उस तरह से फिर परिचित नहीं हो पाए जिस तरह से वो स्मार्ट क्लासेस में हो सकते थे. तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका प्रमाण बहुत कम है और प्रचार जो है उसका प्रमाण बहुत ज्यादा है. ये कांग्रेस का ये एक आरोप है. और साथ में कहा कि 2021-22 में 4,335 स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो मंजूर हुए थे, लेकिन एक भी स्मार्ट क्लास जो है वो कार्यरत नहीं हुआ. और इसी के चलते 2022-23 में सरकार ने केंद्र सरकार ने गुजरात में एक भी स्मार्ट क्लास मंजूर ही नहीं किया. जिस समय नरेंद्र मोदी साहब वो नकली एक स्टूडियो में बनाया हुआ एक स्मार्ट क्लास में बच्चों से मिलते हुए नजर आते थे, ये उसी समय की बात है. तो
आगे ये जवाब में जो केंद्र सरकार ने कहा है और शक्ति सिंह गोहिल की प्रेस नोट जो मनीष जोशी बता रहे थे, तो उसमें ये है कि पिछले कुल मिला के 3 साल में 6150 स्मार्ट क्लासेस मंजूर हुए, लेकिन 420 ही इम्प्लीमेंट हो सके, तो उतने ही कार्यरत हो सके। और 3 साल में जो बजट दिया गया था उसमें से सिर्फ 7% की राशि जो है 7% जितना ही जो है वो विकास इस पूरे मामले में गुजरात सरकार का शिक्षा विभाग कर पाया है। अब इसको किस प्रकार की सिद्धि मानेंगे, ये सवाल कांग्रेस ने उठाया है। और आगे फिर ये भी है, जैसे मैंने कहा कि ड्रॉप आउट रेशियो जो है गुजरात में बहुत ज्यादा, देश में दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है। तो ये अब एक तरफ आप विद्यार्थी जो है बीच में शिक्षा छोड़ के जा रहे हैं और आप स्मार्ट क्लास बनाने की और ये सब बातें कर रहे हैं और ज्ञान सेतु बनाने की बातें कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा ना। तो सवाल पूछना तो लाजमी बनता है, हमको लगता है, और ये सवाल ठीक से पूछा गया है। ज्ञान सेतु पे हम एक और आपको एक अलग से एपिसोड करेंगे और आपको बताएंगे, हो सकता है हम कोई शिक्षाविद को लेके आए जो बहुत ही जैसे कहते हैं ना क्रेडिबल कोई एजुकेशनलिस्ट जिनको कुछ लोग जानते हैं, उनसे मिलके हम जो है आपसे आपके लिए साक्षात्कार करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आपको कि इसका विरोध हो रहा है, ज्ञान सेतु का विरोध बहुत हो रहा है। ड्रॉप आउट रेशियो पर भी हम लोग जो है इस पर, ये तो अभी एक समाचार के तौर पर उन्होंने बताया था, लेकिन आकलन और थोड़ा जो उस पर जो एनालिसिस जो है वो भी करना बहुत जरूरी है, हमको लगता है। हम उस पर भी बात करेंगे, हो सकता है कल या परसों में हम इस पर जो है किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के आपको ये कार्यक्रम जो है वो भी दिखाएंगे, उसके अंदर की जो बात है, जो इंसाइट है, वो बताने की कोशिश करेंगे। तो हमको तो ये लगा, हमने आपको बता दिया भाई। आपको जो लगता है इस कार्यक्रम को लेकर, ये जो कमेंट बॉक्स नीचे देख रहे हैं उसमें आप कमेंट जरूर करें, और फिर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं ये पत्रकारिता का, जिसमें नाम किसी की किसी कोई एक पार्टी का या किसी का भी झंडा नहीं उठाते, अगर हम झंडा उठाते हैं तो वो आपके लिए उठाते हैं। हम प्रो पीपल जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो समर्थन आप यही दे सकते हैं कि आप इसको हो सके उतना लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश में मदद करें। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी इस कार्यक्रम में, और सही बात बता दें कि अब 4PM जो हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमारा जो परिवार है हम सबका, वो 8 लाख क्रॉस कर गया है। इसलिए हम सभी लोग जो है 4PM की ओर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप पर भरोसा रख रहे हैं, देख रहे हैं, और ये परिवार हमारा बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है, और इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत से बार धन्यवाद करता हूँ। और फिर मिलते हैं कुछ और मुद्दों को लेकर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।